अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। 45,000 लोग एपिसोड देखते हैं, 35,000 लोग एपिसोड देखते हैं, 30,000 लोग एपिसोड देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप बहुत कम करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ जो लोग खामोशी से पढ़कर चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या हो जाएगा, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बार बार चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिसने सब्सक्राइब किया होता है तो उसको मिनटों में वो अगर मैं वीडियो जैसे ही डालती हूँ तो वो नोटिफिकेशन इसको तक पहुँच जाता है, थंबनेल के साथ पहुँच जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नावल लिखती रहूँ। और आज की एपिसोड आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। और आपसे एक बात पूछूंगी, क्या आप लोगों को हैदर खान और फरिश्ते के सीन्स चाहिए हैं? क्योंकि नावल्स में कपल ज़्यादा है, इसलिए नहीं कि कपल ज़्यादा हैं और हर किसी की कहानी एक अलग है और स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रूर बताइएगा, एक दो कमेंट्स नहीं थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज़ फरिश्ते की स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश, तेरी नूर आसिफ, किस्त 45। अल्लाह जी हमारी मोरे और दरक्षा को मिलवा दो। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं घर जाकर 100 नफल अदा करूँगी। वो सवाद की सड़क पर खड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। पूरा बदन एक बड़ी सी स्याह चादर में लिपटा हुआ था, सिर्फ ब्राउन कांच सी आंखें नुमाया थी। मगर दरक्षा और उसकी मोरे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। सड़क पर सिर्फ मर्द ही चलते नज़र आ रहे थे। वो हैरान थी, अभी तो दरक्षा और मोरे उसके साथ थी, अब वो कहाँ चलेंगी? वो ज़ारो कतार रोते हुए आगे बढ़ी। सड़क पर वो अपने ही ध्यान में चल रही थी। वो कभी अपनी हवेली से अकेली बाहर नहीं आई थी, मगर आज अपनी शादी की शॉपिंग के लिए अपनी मोरे और अपनी मुलाजमा, जो उसकी सहेलियों जैसी थी, उसके साथ शॉपिंग करने आई थी। मगर थोड़ी ही देर में वो खो गई थी। वो सड़क पर रोते हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी। नफलों की तादाद में इजाफा हो गया था। उसने अब 100 नफलों की मन्नत मांग ली थी। अगर अब 200 नफलों की मन्नत मांग ली थी। अगर थोड़ी देर और उसकी मोरे और दरक्षा ना मिलती तो यकीनन ये नफल हज़ारों की तादाद में पहुंच जाने थे। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखे, अब अल्लाह से दुआ कर रही थी। यकदम वो सड़क पर चलती गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो थी, मगर फिर भी वो दूर जा गिरी थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने जल्दी से गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस दोशीज़ा की तरफ बढ़ा जो सड़क पर बैठी कराहते हुए ज़ारो कतार रो रही थी। सुनिए मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? सुनिए मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? उसने परेशानी से उस दशीज़ा को पुकारा जो सड़क पर बैठे रो रही थी, मगर साथ साथ उसके लब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। अल्लाह जी, अल्लाह जी, मेरी मोरे से मुझे मिला दें। मैं 500 नफल पढ़ूंगी। आप जानते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा नफल अदा किए हैं। इंग्लिश के पेपर में पास होने के लिए मैंने 1000 नफल माने थे। आपने मुझे पास नहीं किया, फिर भी मैंने 1000 नफल पढ़े थे। क्या आप नाराज़ ना हो जाए? उसकी मासूमाना दुआएं सुनते मुकाबिल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई। दिल ने शिद्दत से तमन्ना की थी उसके चेहरे को देखने की। आवाज़ इतनी मीठी थी, वो खुद कैसी होगी? मुकम्मल तौर पर चादर में छुपी हुई थी। उसकी तरफ रुख पलटे वो सड़क पर बैठी थी। देखें, यहाँ से उठ जाएं, वरना कोई और गाड़ी यहाँ आपको नुकसान पहुँचा देगी। बिलाखिर वो बोल पड़ा था। वो जानता था उसे उठने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से गाड़ी लगी थी, मगर उसकी उठने में मदद नहीं कर सकता था। ये शहर नहीं था, उसका सवाद था, जहाँ औरत से
सरेआम बात करना भी मायूब समझा जाता है। वो कराहते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी हालत देखते उसे सहारा देने की कोशिश की। वो यूं बिदकी थी जैसे किसी बिच्छू ने छू लिया हो। मुकाबिल उससे जल्दी से दूर हुआ था। क्यों छुआ आपने मुझे? जब कोई गैर महरम किसी लड़की को छूता है तो जहन्नम की आग 70 मर्तबा ज़्यादा दहकती है। वो अपना बाजू रगड़ने लगी जहाँ उसकी उंगलियों ने नरमी से उसे छुआ था। वो अपने चादर में लिपटे बाजू को बहुत ज़ोर से रगड़ रही थी, यकीनन उसका लम्स मिटा रही थी। जहन्नम की आग। वो ज़ेरे लफ्ज़ उसके लफ्ज़ तहराता हैरान होने के साथ साथ गहरा मुस्कुराया भी था। वो बहुत मासूम थी। जी हाँ, किसी भी लड़की को जब कोई गैर महरम छूता है तो दोज़ख में उसे अल्लाह जी बहुत सख्त सज़ा देते हैं, और दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। वो मासूमियत से बोलते उसकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही थी। वो उसकी मीठी मासूमियत भरी आवाज़ सुनते उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खोया था। उसकी आंखों में भी दुनिया जहाँ की मासूमियत थी। वो इसका चेहरा देखने के लिए बेताब हुआ था। ये पहली मर्तबा था वो किसी दोशीज़ा को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसकी बातें, उसका लहजा बहुत मासूम था, मगर उसकी गहरी गुलाबी आंखें तो बहुत खूबसूरत थी। उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मुकाबिल हैरान था। उसकी पर्सनैलिटी नज़रअंदाज करने के काबिल ना थी, वरना आज तक किसी लड़की ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया था। वो उसकी गहरी कांच सी आंखों को देख रहा था जहाँ काजल की गहरी तह थी। अब वो सिर्फ एक मर्तबा उसका चेहरा देखना चाहता था। अचानक से उसके रब ने उसकी ख्वाहिश पूरी की थी। तेज़ हवा से उसके चेहरे का निकाब ढलका था। उसका खूबसूरत चेहरा आया हुआ था। वो उसकी ठोरी के स्याह भंवर तिल में डूबा था। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढका, मगर वो मुकाबिल का सब कुछ ले डूबी थी। वो उसके सहर में गिंग सा खड़ा था। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी पाकीज़गी, इतनी मासूमियत कहाँ देखी थी भला? वो अचानक से मुड़ी और किसी के गले लगकर रो पड़ी। मोरे, कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो हिचकियों के दरमियान बच्चों की तरह रो रही थी। वो वहाँ से कब से चली गई थी, मगर वो देर तलक वहाँ खड़ा उसे सोचता रहा था। फरिश्ते बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। फरिश्ते ने पूरे कमरे पर तायराना निगाह डाली। आलीशान कमरा, जिसकी हर चीज़ ही नहायत शानदार और पुरज़ोक थी, जो कमरे के मालिक की आला ज़ोक को ज़ाहिर कर रही थी। कमरा बहुत बड़ा था, मगर उतना ही पुरअसाइश था। पूरे कमरे को सफ़ेद फूलों से डेकोर किया गया था। कमरे का फर्नीचर भी सफ़ेद कलर का था। कमरे से मालूम होता था वो सादा तबीयत का मालिक है। इस वक्त रात का 1 बज रहा था और जब से हैदर खान की हवेली में आई थी, जनान खाने में सबके दरमियान दुल्हन बनी बैठी थी, जहाँ बहुत सी रस्में उसके साथ निभाई गई थी। हैदर खान की फैमिली में सब बहुत अच्छे थे। उसकी कज़नें, उसकी बहनें बहुत प्यार और इज़्ज़त दे रही थी, मगर हैदर खान की मोरे का रवैया उसके साथ बहुत सर था, जिसे महसूस करते फरिश्ते की आंखें बार बार भीग जाती थी। अभी भी हैदर खान की मोरे का सच सपाट चेहरा याद करके उसकी आंखें छलक पड़ी थी। उसका मासूम दिल तो हैदर खान के मोरे के सर सपाट चेहरे को देखकर ही खौफ से सहम रहा था। अब पता नहीं हैदर खान उसके साथ कैसा सलूक करेगा। शाहनवाज के साथ गुजरी हर रात में एक पल का सुकून मुयस्सर नहीं आया था। हैदर खान भी सिर्फ अपना हक वसूलेगा, वो भी इंतहाई नफरत से उसका वजूद रोंदेगा, उसे जितलाएगा। वो कमसूरत औरत है जो सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए है, मोहब्बत करने के लिए नहीं। फरिश्ते ने सामने रखे ड्रेसिंग मिरर में अपना अक्स देखा। वो चांद की तरह दमक रही थी। इतना रूप तो उसे अपनी पहली शादी पर नहीं आया था जितना आज आया था, जब शाहनवाज की दुल्हन बनी थी। चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। नई ज़िंदगी को लेकर बहुत से सुहाने सपने सजाए थे। अब ये 18 साल की भी नहीं थी। एफए करते ही उसकी शादी शाहनवाज से तय कर दी थी। शोहर के मोहब्बत के ख्वाब सजा कर वो शाहनवाज की ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, मगर उसने पहली रात ही साबित कर दिया था, औरत पाँव की जूती तो हो सकती है, सर का ताज और मोहब्बत नहीं।
آج اس کی آنکھوں میں سپنے نہیں تھے، صرف ڈر، خوف تھا۔ آج وہ ڈری سہمی سے تھی، بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں ڈر تھا جو اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ فرشتے نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فرشتے نے جلدی سے اپنی نظریں جھکائیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی شخصیت کے ساتھ ہی پورا کمرہ سحر انگیز جان لیوا خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ فرشتے نے گہرے سانس لیتے وہ خوشبو اپنے اندر اتارتے اس کے بھاری قدموں کی دھمک سنی تھی۔ اس کی قدموں کی دھمک سے فرشتے کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ حیدر خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی مردانہ شال کندھوں سے اتار کر کمرے میں موجود صوفے پر رکھی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس کی جھکی نظروں اور اس کے لرزتے بدن کو بغور دیکھتے وہ فرشتے کے سامنے بیڈ پر بیٹھا۔ فرشتے نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی تھی۔ بدن مزید زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کا شدید کانپنا مقابل محسوس کر چکا تھا۔ مقابل کا سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ اتنا کانپ کیوں رہی ہو؟ حیدر خان کی باروب آواز گونجی تو فرشتے کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کی آواز اتنی باروب تھی، مقابل کیسا ہوگا؟ اس کا معصوم دل سوچ کر رہ گیا۔ میں نہیں کانپ رہی۔ فرشتے نے جھکی نظروں اور کپکپاتے لبوں سے وہ مشکل ہی الفاظ کہے تھے۔ وہ اتنی آہستگی سے بولی تھی کہ وہ مشکل ہی سن پایا تھا۔ حیدر خان نے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو فرشتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ چکی تھی۔ حیدر خان کتنی ہی دیر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ یوں ہی آنکھیں میچے لرز رہی تھی۔ شفاف عارض پر گھنی پلکیں لرز رہی تھیں۔ سرخ یاقوتی ہونٹ کپکپا رہے تھے، مگر حیدر خان کی گرم نگاہیں ٹھوڑی کے سیاہ بھنور دل پر تھیں جو آج سے 5 سال پہلے اس کا دل لے ڈوبا تھا۔ حیدر خان نے اس کی ٹھوڑی کے گہرے سیاہ دل پر اپنے پیاسے دہکتے لب رکھے تھے۔ فرشتے اس کے دہکتے لب اپنی ٹھوڑی پر محسوس کرتے جی جان سے کانپ اٹھے تھے۔ بد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ حیدر خان کے لبوں کا رخ اب اس کے شفاف عارض پر تھا جہاں وہ بہتے موتیوں کو اپنے لبوں سے چون رہا تھا۔ فرشتے حیرانگی سے اس کا معتبر لمس محسوس کر رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں شاہ نواز نے اس کے بدن کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ کب اسے معتبر لمس بخشا تھا اسے یاد نہیں پڑتا تھا۔ غربت کے پلوں میں اس نے کبھی اس کے چہرے کے نگوش کو چھوا ہو۔ اس کے نزدیک یہ چہرہ اس قابل ہی نہ تھا، لیکن حیدر خان تو دیوانگی کے عالم میں اس کے ایک ایک نگوش کو چھو رہا تھا۔ فرشتے کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کسی کا لمس دل کی دھڑکنیں ایسے بھی منتشر کرتا ہے جسے آج محسوس ہوا تھا۔ حیدر خان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے سوات کی سڑک پر اسے دیکھ کر وہ اپنا دل کھو بیٹھا تھا۔ وہی معصومیت، وہی خوبصورتی، وہی ڈرا سہما روپ۔ اس کی موریں اور اس کی بہنیں فرشتے کا رشتہ مانگنے گئی تھیں، مگر وہ تب تک کسی کی ہو چکی تھی۔ 5 سال لگے اس کی دعائیں قبول ہونے میں۔ آج وہ اس کے کمرے میں اس کی محرم بن کر اس کے سامنے تھی۔ فرشتے! حیدر خان نے گھمبیر آواز میں اسے پکارا۔ مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، حیدر خان نے نرمی سے کہا۔ فرشتے نے لرزتی پلکوں سے اپنی آنکھیں کھولیں تو حیدر خان کو ایک نظر دیکھ کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ مقابل کی شخصیت اتنی سحر انگیز ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کے لمس نے ہی اس کے دل کی دنیا تہوالا کر دی تھی۔ مقابل کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں فرشتے کو اپنا دل ڈوب کر ابھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ حیدر خان نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی نظریں دیکھی تھی۔ حیدر خان نے نرمی سے اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ وہ اس کی ہتھیلی پر بہت نرمی سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ فرشتے، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، حیدر خان نے نرمی سے سوال کیا۔ فرشتے نے حیرانگی سے اس کا سوال سنا۔ اس نے آج سے پہلے
इस शख्स को नहीं देखा था, इसलिए फरिश्ते ने ज़रा सी नज़रें उठाकर हैदर खान को देखा, मगर कुछ याद नहीं आया था। वो जल्दी से नज़रें झुका गई थी। उसकी मकनातीसी आंखों में देखना बहुत मुश्किल था। मैं भी कितना बेवकूफ़ाना सवाल कर रहा हूँ, तुम मुझे पहचानती तो ये ज़्यादा हैरान कौन था। जो लड़की किसी गैर महरम के ज़रा से छूने पर अल्लाह के अज़ाब से इतना डरती हो, कैसे किसी गैर महरम को याद रख सकती है। हैदर खान नरमी से बोलते हल्का सा हंस दिया। फरिश्ते हैरान हो रही थी, इतना नर्म लहजा, क्या शौहर इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत से भी बात कर सकता है, वो भी इतनी आम और कमसूरत लड़की से, वो भी तलाक याफ्ता बांझ औरत से। फरिश्ते की आंखों से फिर से आंसू जारी हुए थे। हैदर खान ने उसकी आंखों से बहते आंसू अपनी उंगली की पोरों से बहुत नरमी से साफ किए थे। वो नज़रें झुकाई यूं ही रोती रही। हैदर खान काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। वो बेड से उठता बेड की दूसरी साइड की जानिब बढ़ा था। वो तकिए पे सर रख कर सीधा लेटा था। फरिश्ते मज़ीद खुद में सिमटी थी। वो इसके करीब लेटा हुआ उसे बहुत गहराई से देख रहा था। हैदर खान की नज़रें बेबाकी से उसे अपने वजूद में गड़ती महसूस हो रही थी। उसका बदन मज़ीद कपकपाहट का शिकार हुआ। मुकाबिल की बारूब शख्सियत, यूनानी देवताओं जैसा मगरूर हुस्न, उसके बदन से उठती जानलेवा खुशबू। फरिश्ते तो अपना सब कुछ ही लम्हों में हार गई थी। हैदर खान मुस्कुराती और गर्म निगाहों से देखता रहा। वो तो आज भी महकता गुलाब थी, जैसे अनछुआ गुलाब हो। जिस तरह वो लरसते हुए खुद में सिमट रही थी। हैदर खान को वो सवात की सड़क पर उसकी गाड़ी से टकराने पर मासूम फरिश्ते ही मालूम हुई, जिसे गुजरे 5 साल छूकर भी ना गुजरे हों, जैसे ये 5 साल इन दोनों के बीच आए ही ना हो। हैदर खान ने उसे बाजू से खींचकर झटके से खुद पर गिराया। उसके चौड़े कशादा सीने पर आन गिरी थी। उसकी चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में गूंजी थी। फरिश्ते शर्म के मारे उसके सीने में मुंह छुपा गए। हैदर खान ने उसकी नाजुक कमर पर अपनी बाहों का हिसार मजबूत किया था। उसके नाजुक फूलों जैसे महकते वजूद को अपने सीने पर मुंतकिल किया। फरिश्ते मेरी तरफ देखो, हैदर खान ने भारी आवाज़ में उसे पुकारा। फरिश्ते ने अपना चेहरा उसके सीने से उठाकर हैदर खान की आंखों में देखा। वो ट्रांस की कैफियत का शिकार हुई थी। उसकी सियाह आंखों ने फरिश्ते को बेबस किया था, जैसे वो किसी जादुई सहर के असर में हो। वो एक टिक हैदर खान की आंखों में देखे जा रही थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल एक परी की तरह, हैदर खान ने गंभीर आवाज़ में कहते उसकी नथ नरमी से उतारी। फरिश्ते ने इतने अरसे बाद खुद की तारीफ़ सुनी थी, वो भी इतने वजीह खूबरो इंसान के मुंह से, जो खुद शहजादों जैसी आन बान रखता था। फरिश्ते उसके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। फरिश्ते, हैदर खान ने नरमी से पुकारा था। वो इसका नर्म लहजा सुनते और शिद्दत से रो दी। फरिश्ते, हैदर खान ने अब की बार सख्ती से पुकारा। वो इसी लम्हे खामोश हुई थी। उसकी शर्ट को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में दबोचा। इधर देखो मेरी तरफ, हैदर खान की आवाज़ में सख्ती अभी तक नुमाया थी। फरिश्ते ने जल्दी से सर उठाकर हैदर खान की तरफ देखा, जो सख्त तासरात से उसकी तरफ देख रहा था। फरिश्ते का मासूम दिल सहमा था। क्या कुछ देर पहले हैदर का नर्म रवैया, नर्म तासरात उसका ख्वाब थे क्या? वो पलके झपक झपक कर हैदर खान को देख रही थी। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं, हैदर खान ने सख्त लहजे में कहा। तो फरिश्ते ने सर नफ़ी में हिलाते जल्दी से अपने आरिज़ पर बहते आंसू अपनी हथेली से साफ किए। हैदर उसकी मासूमाना अदा पर हंस पड़ा। उसे अपने सीने के साथ शिद्दत से लिपटा गया। फरिश्ते, मोरे ज़रा सख्त तबीयत की मालिक हैं। वो तुम्हारी मुझसे शादी होने पर नाखुश हैं। मेरी खाला की बेटी औज़गुल की शादी मुझसे करना चाहती थी। वो खाला के मरने के बाद बचपन से इधर पली बड़ी है, मगर मेरी ज़िद के आगे उन्हें तुम्हें लाना पड़ा। वो तुम पर अपना गुस्सा उतारेंगी, हो सकता है तुम्हें बुरा भला भी कहें, तुम्हें ताने भी दे। मेरी खातिर सुन लेना, मोरे हैं मेरी, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर अपने कमरे में अपनी फरिश्ते के हर गम हर तकलीफ़ का मदावा करूँगा। सारे दिन की कड़वाहट अपने प्यार भरे लम्ब से दूर करूँगा। अगर तुम कभी मोरे को आगे से जवाब मत देना। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा अपनी मोरे से प्यार करता हूँ। उनकी नाफरमानी में बर्दाश्त नहीं करूँगा। हैदर खान उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते, उसकी आंखों में देखते नरमी से मुखातिब था। फरिश्ते की बड़ी बड़ी गुलाफी आंखों में ये सब सुनते खौफ की गहरी रमक थी। हैदर खान देखता, जिसे हैदर खान देखता,
गहरा सांस भर कर रह गया था। जितना वो फरिश्ते को जानता था या अब तक जान पाया था, वो समझता था वो बेचारी इतनी मासूम है। वो क्या उसकी मोरे को जवाब देगी। यकीनन उसकी मोरे और औज़गुल ही फरिश्ते को टफ़ टाइम देगी, मगर वो मजबूर था। अपनी मोरे से शदीद मोहब्बत करता था। औज़गुल से शादी ना करने पर वो डट गया था, मगर उनके आगे वो कम ही बोलता था। यही वो बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मोरे थी उसकी, हर माँ की तरह वो कमवारी लड़की उसके लिए लाना चाहती थी। फरिश्ते बाँझ थी, ये बहुत बड़ा गम था उसकी मोरे के लिए, मगर उसे सिर्फ अपनी फरिश्ते से सरोकार था। इन 5 सालों में वो इसके लहू में इश्क बनकर दौड़ी थी। हैदर खान ने साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाकर एक छोटा सा मखमली केस पकड़ा, उसमें से रिंग निकालकर फरिश्ते की उंगली में पहनाई। कैसा लगा रोहनुमाई का तोहफा। हैदर खान ने उसका झूमर नरमी से उतारा था। अच्छा है, फरिश्ते ने हैदर खान के हिसार में नजरें झुकाए कहा। हैदर खान की स्याह मकनातीसी आंखों में कुमार की सुर्खी देखते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। दिल पहलू में बेतहाशा धड़कने लगा था। उसके दिल की धड़कनें हैदर खान को बखूबी सुनाई दे रही थी। हैदर खान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हैदर खान अब नरमी से उसका मांग टीका उतार रहा था। फरिश्ते उसके सीने पर हाथ जमाए नजरें झुकाए हुए थी। मैं सिर्फ अपनी फरिश्ते का हूँ, हर हाल में, हर सिचुएशन में सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। कभी तुम पर अनजाने में गुस्सा कर बैठूँ तो सिर्फ मुझसे लिपट जाना, तुम्हारे खान का गुस्सा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हैदर खान तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मासूमियत का दीवाना है। मुझे सिर्फ अपनी फरिश्ते की मोहब्बत चाहिए, अपनी फरिश्ते की कुर्बत चाहिए, अपनी फरिश्ते का महकना बदन चाहिए। बोलो, करोगी ना मुझसे मोहब्बत। हैदर खान उसकी ठोड़ी के स्याह भंवरा दिल पर अपना अंगूठा नरमी से फेर रहा था। फरिश्ते ने हैदर खान की बात पर इस बात में सर हिलाया तो हैदर खान का दिलकश कहका गूंजा था। वो मासूम है, उसे अंदाज़ा था, मगर वो इतनी मासूम होगी उसे अंदाज़ा ना था। फरिश्ते हैदर खान के दिलकश कहके के सहर में खोई थी। वो एक टिक हैदर खान को देखते जा रही थी। मर्द का ये रूप भी होता है, इसे तो पता ही ना था। क्या हुआ, मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हैदर खान उसकी एक टिक देखने पर महसूस होते बोला तो फरिश्ते सुर्ख पड़ते अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गए। हैदर खान उसके ऐसे लिपटने पर पागल हुआ था। रात बीत रही थी। वो अपनी फरिश्ते के पोर पोर पर अपने लब रखने को बेताब हो रहा था। हैदर खान के पूरे बदन में स्पार्क हुआ। फरिश्ते के बदन से उठती गुलाब से खुशबू से दीवाना बना रही थी। फरिश्ते, इजाज़त देती हो मुझे, मैं तुम्हारे वजूद की गहराइयों में उतर कर तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हैदर खान उसे अपने सीने में भींचते भारी आवाज़ में बोला तो फरिश्ते हैदर खान की दिल की गहराइयों से असीर हुई थी। वो इसके जिस्म जाँ का मालिक था, वो इसकी मलकियत थी, उसकी औरत, मगर वो उससे इजाज़त मांग रहा था। इतना मान, इतनी इज्जत, क्या औरत बीवी के तौर पर भी इज्जत के काबिल होती है? ये उसे आज मालूम हुआ था। फरिश्ते हैदर खान के साथ शिद्दत से लिपटते। फरिश्ते ने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की, मगर उसके बदन में शदीद कपकपाहट आ रही थी। उसकी शिद्दत से लिपटने में उसकी रजामंदी जान चुका था। हैदर खान ने रुख पलटे से तकिए पे लटाया। वो आंखें मीचे हुए थी। हैदर खान ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डालते उसे ऊपर को उठाते बिठाया था। उसके दुपट्टे से पिंस उतारते उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा। उसके जोड़े में लिपटे बाल खोले तो फरिश्ते के सुनहरी कमर तक आते सुनहरी बालों को देखकर हैदर खान उसका मज़ीद दीवाना हुआ था। वो तो बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके बाल वो पहली मर्तबा देख रहा था। हैदर खान ने गहरी निगाहों से उसके नाजुक सुराफे का जायज़ा पूरे इस्तेहकाक से लिया था। फरिश्ते अभी तक आंखें बंद किए हुए थे। हैदर खान नरमी से उसकी आंखों पर अपने लब बारी बारी रख गया था। उसकी झुमके उतार कर साइड टेबल पर रखे। उसके गले का चोकर उतारते हैदर खान ने अपने दहकते लब उसकी शफाफ दूधिया गर्दन पर रखे थे। उसके हर लम्स पर फरिश्ते की आंखों से आंसू जारी हुए थे। शाहनवाज के साथ गुजारा हर लम्हा उसकी आंखों के रास्ते आज बह निकला था। अब इन आंखों को भी गवारा ना था वो शाहनवाज के दिए हुए दुखों पर आंसू बहाए। ये आखिरी आंसू थे जो उसकी दी हुई जीतों पर उसकी आंखों ने बहाए थे। अब उन आंखों में सिर्फ हैदर खान की मोहब्बत का अक्स था। उसकी आंखें उससे वादा कर चुकी थी। इन आंखों का हर आंसू सिर्फ हैदर खान के लिए बहेगा, चाहे हैदर खान की मोहब्बत पर बहे या हैदर खान की दी हुई तकलीफ़ों पर। अब उसके हर ज़ख्म, हर तकलीफ़ पर, उसके अंग अंग पर सिर्फ हैदर खान का हक था। हैदर खान उसकी ब्लाउज़ की ज़िप खोलता,
اس کے وجود کو ہر طرح کے پردے سے آزاد کرتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اس پر جھک چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ حیدر خان کی دیوانگی سے بری جنون خیزیاں عروج پر تھیں۔ فرشتے کو اندازہ ہوا تھا حیدر خان کی جنون خیزیاں سہنا آسان نہ تھا اس کے لیے، مگر وہ حیدر خان کی پناہوں میں سمٹے اس کی دیوانگی برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ خود حیدر خان کی دیوانی ہو چکی تھی۔ زران خان زادہ کب سے بے چینی سے زنان خانے کے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ عابیر کو آج اس نے سارا دن نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے کی رخصتی کے وقت بھی وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے بہت تشویشناک بات تھی۔ اب رات کے اس پہر اس کے کمرے میں جانا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں ٹہل رہا تھا۔ اضطراب اور تھکن اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ ابریش سے نکاح کے بعد یہ تھکن اور اضطرابی کیفیت اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی، جیسے کل رات اس کا بہکتا سراپا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ آج ڈارک میرون میکسی پہنے دوپٹہ سر پر اوڑھے اسے مزید بے چین کر گئی تھی۔ فرشتے کی رخصتی کے ٹائم اس پر نگاہ پڑی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی نظریں پھیر گیا تھا، دوبارہ اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، مگر اس کا خوبصورت چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ امینہ خانم اسے لاؤنج میں آتی دکھائی دی۔ زران ان کی طرف بڑھا۔ مورے آپ اس وقت یہاں خیریت؟ زران نے ان کے ہاتھ تھامے تشویش زدہ انداز میں پوچھا۔ ہم کو نیند نہیں آ رہا زران، فرشتے کا خیال آ رہا ہے بار بار۔ وہ ہمارا سگا بیٹی نہیں ہے، مگر عابیر سے کم ہمیں پیارا نہیں ہے۔ 5 سال کا تھا فرشتے جب تمہارا تایا اور تائی ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ارحام اس وقت 14 سال کا تھا، مگر فرشتے بہت چھوٹا تھا۔ وہ ہم کو مورے کہتا ہے، ہم بھی اسے اپنا بیٹی سمجھتا ہے۔ شاہ نواز نے بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر اس نے 5 سال اف بھی نہیں کی، اپنی تکلیف ہم کو نہیں بتائی۔ ارحام کا گھر خراب نہ ہو، شاہ نواز نے کتنی دفعہ اسے مارا پیٹا، اسے گھر سے نکالا۔ بیچارہ کبھی گل کی وجہ سے، کبھی سب کے سمجھانے پر واپس چلا جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں حیدر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہت معصوم ہے، اسے تو جواب بھی نہیں دینے آتا۔ بڑا سا بڑا بات پر روک اور خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اتنا پیارا انسان کو اتنا کیوں آزماتا ہے۔ امینہ خانم زران کے حصار میں کھڑی رو پڑی تھی۔ مورے آپ کیوں پریشان ہو رہی؟ حیدر خان بہت اچھا انسان ہے، وہ شاہ نواز جیسا بالکل نہیں ہے۔ زران نے انہیں نرمی سے صوف پر بٹھایا۔ کیا تھا زران، تم فرشتے سے شادی کر لیتا، اتنا نیک بیوی قسمت والوں کو ملتا ہے، تم نے 2 مرتبہ اتنا اچھا لڑکی کو ٹھکرایا۔ امینہ خانم نے شکوہ کیا۔ مورے کیسی باتیں کر رہی ہیں، فرشتے میری بہنوں جیسی ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اب یہ باتیں کرنا اچھی نہیں ہے۔ فرشتے حیدر خان کی بیوی ہے اور میں بھی شادی شدہ ہوں۔ زران نے لب بھینچے کہا۔ تم شادی شدہ ہے مگر لگتا نہیں۔ رات کے اس ٹائم تم ادھر کیا کر رہے، اپنے کمرے میں کیوں نہیں ہے؟ امینہ خانم کے سوال پر اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا، رنگ لمحوں میں تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ امینہ خانم زران کے سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ کالج سے پڑھا ہے، پھر اتنا خوبصورت ہے پلوشا رنگ۔ امینہ خانم زران کے سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ زران تم ابریش کو اپنے نکاح میں چاہتا تھا، وہ تو تمہارے نکاح میں ہے، تمہارا بیوی بن کر تمہارا حویلی میں ہے۔ تم دوسرا شادی کر لو اپنا ماموں کی بیٹی سے، وہ کالج سے پڑھا ہے، پھر اتنا خوبصورت ہے پلوشا۔ وہ بیوی بہت خوشی خوشی تمہارا نکاح پلوشا کر دیں گے۔ تم نے دیکھا آج پلوشا کو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل ایک شہزادی کی طرح۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ مورے میری شادی ہو چکی ہے، ابریش بیوی ہے میری، وہ بہت فرما بردار ہے۔ اگر میں کمرے میں اس ٹائم نہیں ہوں اس کی وجہ ابریش نہیں عابیر ہے۔ امینہ خانم کی بات سنتے تحمل سے بولا۔ مورے اس ٹائم عابیر کی وجہ سے پریشان ہو، آج وہ سارا دن نظر نہیں آئی، کہاں تھی وہ؟ زران نے لب بھینچے سوال بدلا۔ وہ ادھر ہی تھا سارا دن، امینہ خانم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عابیر آج سارا دن اپنے کمرے میں تھی، انہیں معلوم تھا، انہوں نے اسون سے عابیر کے متعلق پوچھا تھا۔ اسون نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا وہ آج فرشتے کی رخصتی میں شریک نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا وہ شریک ہو۔ امینہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ اب زران کو یہ سب بتا کر وہ نہیں چاہتی تھی پورا گھر جنگ کا میدان بن جائے۔
زران سیر تھا تو اسفند سوا سیر تھا۔ پھر وہ عبیر کی زندگی میں مزید تلخی نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہاں کی عورتوں کی طرح وہ عبیر کو ہی صبر کا کہتی تھی۔ اگر ادھر تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ وہ تو ہمیشہ تیار ہو کر مجھے اپنی تیاری ضرور دکھاتی ہے۔ بچپن سے ایسا کرتی ہے، جب بھی بنتی سبرتی ہے اپنے لالا کے پاس آتی ہے۔ میں اپنی عبیر کے سر سے پیسے نہ وار دوں مجھے سکون نہیں آتا، مگر آج وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ میں 2 مرتبہ زنان خانے میں آیا تھا، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تب کی بات ہے جب تک اس کا شادی نہیں ہوا تھا، اب اس کا شادی ہو چکا ہے۔ اب یہ پیسے اس کا شوہر اس پر سے وارے گا۔ تم رہنے دو یہ سب کچھ۔ امینہ خانم کی بات پر زران صوفے سے غصے سے کھڑا ہوا۔ مورے وہ میری بہن ہی نہیں بلکہ میری بیٹی جیسی ہے، میرا بچہ ہے۔ سب سے پہلا حق میرا ہے میری عبیر پر، پھر کسی اور کا۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے، اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں ہے، مگر صبح ہوتے میں اس سے بات کروں گا، زران غصے سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسفندیار خان رات گئے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں بے اختیار ڈریسنگ روم کی جانب اٹھی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہی ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ اسفندیار کے قدم بے اختیار ڈریسنگ روم کی جانب اٹھے تھے۔ وہ چابی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو عبیر کو ڈریسنگ روم کے فرش پر اوندا گرا دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اسفند نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ وہ چل رہی تھی۔ اسفند نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ڈریسنگ روم میں پڑی ٹیبل کے کارنر پہ بھی خون کا نشان تھا، یعنی جب اس نے عبیر کو دھکا دیا تو اس ٹیبل سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کے لبوں سے دلخراش چیخ بھی برآمد ہوئی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ وہ صبح سے ادھر بند تھی، زخم کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسفند اس کی حالت دیکھتے لب بھیج گیا تھا۔ وہ اتنا ظالم کب سے ہو گیا تھا؟ اپنی ہی محرم وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو اس کے مقابلے میں کمزور تھی۔ اسفند اسے باہوں میں اٹھائے باہر لایا، بیڈ پر احتیاط سے لٹایا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پاڑے پانی کے جگ سے عبیر کے چہرے پر پانی پھینکا، مگر عبیر کے وجود میں ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ عبیر! اسفندیار خان نے اس کے چہرے کو تھپتھپاتے اسے بے تابی سے پکارا تھا۔ عبیر یوں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ اسفند جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ عبیر کی بڑی سی چادر الماری سے نکال کر وہ لایا، عبیر کے گرد اچھی طرح اڑائے، اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔